हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल क्लासेस। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। नाउ आज हम जो कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए वो आपके लेबलिंग चैप्टर से लेके आए, हिंदी में जिसे कहते हैं तलमापन या तलीक्षण। नाउ बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि भूमि पर स्थित बिंदुओं की किसी निर्देश तल यानी कि डेटम से उच्चता यानी कि हाइट ज्ञात करने की कला को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लेवलिंग या तलमापन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, ऐसी सतह जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से समान उच्चता पर होता है कहलाता है। तो वो आपका सरफेस आपका कहलाता है लेवलिंग सरफेस कहलाता है, और उस पर जो लाइन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? लेवल लाइन कहलाती। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सरफेस है वो कैसी है आपकी? गोलाभ के रूप में है। ठीक है, तो जो आपकी पृथ्वी के केंद्र से जिसकी दूरी बराबर होगी वो सरफेस आपका कैसा कहलाएगा? लेवल सरफेस कहलाता है। ठीक है, नाउ इस लेवल सरफेस के किसी पॉइंट से जब हम कोई टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो वो टेंजेंट लाइन आपकी कौन सी कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो प्लेन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। ठीक है, और जबकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उसके लंबवत जो आपका प्लेन होगा वो आपको क्या कहलाता है? वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऐसे बिंदु जिनकी उच्चता किसी निर्देश तल से यानी कि डेटम लेवल से ज्ञात होती है कहलाते हैं। तो ऐसे जो मार्क्स आपके क्या कहलाते हैं? बेंच मार्क कहलाते हैं, जिन्हें हम कुछ डिस्टेंस पे क्या है स्थापित कर दिए जाते हैं, जिससे जब हम सर्वे वर्क करें तो क्या आसानी से हम जो सर्वे वर्क है उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक है, उसके बेड पर लिखा रहता है, जो आपको बोर्ड लगाता है उस पर लिखा होता है कि जो समुद्र तल से हाइट, ठीक है, वो एक क्या आपके बेंचमार्क की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी हाइट इतनी है, तो उसके रेफरेंस में आप क्या होगा किसी अदर पॉइंट की जो उच्चता है, हाइट है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आपके कहलाते हैं जिनकी उच्चता ज्ञात होती है किससे? डेटम से। वो आपके लेवल, वो आपके मार्क्स क्या कहलाते हैं? चिन्ह क्या कहलाएंगे आपके? तल चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वह रेखा जो प्लम्प लाइन यानी कि जो आपकी साहुल रेखा होती है से प्रत्येक बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, तो वो आपकी रेखा क्या कहलाएगी? सर्वे लेवल लाइन कहलाएगी। ठीक है, नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी स्टेशन से किसी बिंदु पर जिसका एलिवेशन यानी कि हाइट ज्ञात है रखे तलीक्षण यानी कि स्टाफ पर लिया जाने वाला पहला पाठ्यांक कहलाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपका ये बी। ठीक है, स्टेशन बी का आपको क्या निकालना है? आपको स्टेशन बी का निकालना है। आपको स्टेशन बी पे क्या निकालना है? आरएल निकालना है, यानी कि उसकी उच्चता निकालनी है, हाइट निकालनी है मीन सी लेवल से, डेटम से। ठीक है, तो आपको क्या है स्टेशन ए का आपको ज्ञात है पहले से ही आरएल कि कितना उसका आरएल आपका है, यानी कि एलिवेशन कितना है मीन सी लेवल से। ठीक है, तो इस पर रख करके हम जब सबसे पहले जो रीडिंग लेते हैं स्टाफ को यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या है आपका जो लेवल ऊपर है उसको सेट किया। ठीक है, सेट करने के बाद यहाँ पे आपने स्टाफ को रखा और यहाँ पे जो आप रीडिंग लेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो आपकी रीडिंग क्या कहलाती है? बैक साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? बैक साइड। ठीक है, और उसके बाद जो आपका लास्ट जिस पे आपको कहते हैं निकालनी है ये कि इसकी उच्चता कितनी है डेटम से। ठीक है, अगर उस पे ले रहे हैं लास्ट रीडिंग तो वो रीडिंग आपकी क्या कहलाती है कि फोर साइड कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाएगी? फोर साइड कहलाएगी। ठीक है, बैक साइड और फोर साइड के बीच में हम जितनी भी कहते हैं पाठ्यांक यानी कि रीडिंग लेते हैं वो रीडिंग हमारी क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट कहलाती हैं, इंटरमीडिएट साइड कहलाएंगे। ठीक है, नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया
किसी तलक्षण स्टेशन से, यानी कि जो आपका सर्वे स्टेशन है से स्टॉप पर लिए जाने वाला आखिरी पाठ्यांक जिसका उठान अज्ञात है कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका हमें ज्ञात करना होता है, अगर हम उस पे लास्ट रीडिंग ले रहे हैं तो वो रीडिंग आपकी कैसे कहलाती है, फोर साइड, यानी कि अग्रदृष्टि कहलाती है। ठीक है, फोर साइड कहलाएगी वो, अग्रावलोकन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि औसत समुद्र तल मीन सी लेवल के संबंध में किसी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करना कहलाता है। तो जो आपका डेटम है, डेटम के संबंध में अगर हम किसी की भी हाइट यानी कि उच्चता ज्ञात कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, रिड्यूस लेवल कहलाता है, समानित तल ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक शांत झील का जल स्तर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो आपकी एक शांत झील है उसकी जो सरफेस होगी वो आपकी क्या शो करती है, लेवल सरफेस को शो करती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर और क्रॉस हेयर को काटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, टेलीस्कोप है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट लेंस होगा, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट लेंस लगा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपकी आई पीस होगी, ये आपकी क्या आई पीस है। ठीक है, नेत्र का हिंदी में कहते हैं इसको। और ये यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपके नेत्र का के पास में आपको क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। ठीक है, बिंबपथ हिंदी में कहते हैं। इस पे क्या आपके क्रॉस हेयर लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डायफ्राम। ठीक है, उस पे इस तरीके से ये डबल लाइन में आपके क्या है, ये क्रॉस हेयर लगे होते हैं, ये आपके क्या है क्रॉस हेयर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे एक और एक क्या है बीच में लगे होते हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं क्रॉस हेयर लगे होते हैं। ठीक है, तो क्रॉस हेयर के सेंटर और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन कहलाती है कि। ठीक है नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। डंपी लेवल की दूरबीन हमेशा क्या रहती है आपकी स्थिर रहती है, उसे आप कहीं पे भी मूव नहीं करा सकते, ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करा सकते हैं, ना ही आप उसको क्या होगा वर्टिकल प्लेन में मूव करा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें क्या पूछा गया आपसे कि ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो जो आकृति का जो प्रतिबिंब है वो आपके क्या है डायफ्राम पर बनता है जाकर के। ठीक है, तो डायफ्राम में क्या होते हैं आपके क्रॉस हेयर होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा जो आपका आकृति यानी कि जो भी आपकी कहते हैं वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, उल्टा और कैसे बनेगा, रियल बनता है, वास्तविक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक आंतरिक फोकस वाले सर्वेक्षण दूरबीन यानी कि इंटरनल फोकसिंग जबकि टेलीस्कोप है को किसके द्वारा संचालन से फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आपको इंटरनल फोकसिंग जो दूरबीन होती है उसमें क्या होता है आपका एक इंटरनली यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर आपका क्या एक लेंस लगा रहता है रैक एंड पिनियन व्यवस्था के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका फोकसिंग स्क्रू होता है। ठीक है, इस फोकसिंग स्क्रू की सहायता से उसको क्या है फोकस किया जाता है। तो ये जो लेंस लगा होता है वो आपका कैसा होता है, डबल कॉनकेव लेंस लगा होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। लेवल ट्यूब की संवेदनशीलता घटती है तो आपकी जो बबल ट्यूब है, ठीक है, उसी को हम लेवल ट्यूब भी कहते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कब घटेगी, जब उसकी जो श्यानता है और जो सरफेस टेंशन है दोनों बढ़ जाते हैं। तो जबकि बबल ट्यूब है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी क्या घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी डी क्या होगा आपका राइट होगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपकी आंतरिक सतह की वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो उस केस में आपकी जो सेंसिटिव है वो बढ़ जाती है। नली का अगर डाया बढ़ाते हैं तब भी कहते हैं आपकी जो सेंसिटिव वो बढ़ जाती है।
जो आपके बुलबुले हैं उसकी लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तब भी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी क्या बढ़ती है। बस किस केस में घटती है कि जब विस्कोसिटी, मतलब जो आप लिक्विड उसमें यूज़ कर रहे हैं उस लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है या जो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, तब वो क्या होता है आपका कि जो बबल ट्यूब है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो आपकी क्या है घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया आपसे कि एक लेवल उपकरण के अस्थायी संयोजन यानी कि टेम्पररी एडजस्टमेंट का सही क्रम यानी कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, केंद्रण, समतलन और समायोजन, यानी कि पहले आप सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे एंड सबसे लास्ट में आप क्या है सेटिंग करेंगे। सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा कि पहले लेवलिंग करेंगे, फिर सेटिंग करेंगे, देन सेंटरिंग करेंगे। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है आपका कि पहले हम क्या करेंगे सेटिंग करेंगे, उसका सेंटरिंग एंड देन लेवलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या है राइट आंसर है। पहले हम क्या करते हैं, जो आपका सेटअप, जो आपका ट्राइपॉड है और जो आपके लेबलिंग उपकरण है उसको सेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको क्या सेंटर में लेके आते हैं और उसके बाद उसको क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको समतल कर लिया जाता है। ठीक है। जिससे जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन में आ जाए आपकी जो लेबलिंग उपकरण है और जो आपके कहते हैं स्टेशन है। ठीक है। दोनों क्या है एक ही वर्टिकल लाइन में हो। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, उसमें क्या पूछा गया, एक उपकरण का समतलन यानी कि लेबलिंग किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या है ऊर्ध्वाधर में रहे। ठीक है। नाउ तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मैट्रिक लेबलिंग स्टाफ का पाठ्यांक परिशुद्धता से लिया जा सकता है। मतलब जब का लेबलिंग स्टाफ है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है उसमें जो हम वैल्यू पढ़ते हैं वो कितनी प्रिसाइज से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है आपका वो होता है 0.005 मीटर, यानी कि 5 mm तक आप कहते हैं जो वैल्यू ले सकते हैं वो आपके करेक्ट ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होनी चाहिए यह 3 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सके। ठीक है। तो आपको क्या है हाइट निकालनी है, उस कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को आप क्या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो उसकी हाइट निकालनी है कि जिससे वो क्या है आपको क्या साफ साफ विजुअल हो सके। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर डी आपकी क्या डिस्टेंस है किलोमीटर में और जो आपकी लेंथ आती है वो किस में आती है मीटर में आती है। तो नाउ जब हम डी की वैल्यू रखेंगे तो जब आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो 0.605 मीटर कैलकुलेट होकर के आएगी। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कर्वेचर के कारण गज पाठ्यांक लेने में कैसी त्रुटि आती है। तो जो आपका कर्वेचर क्या होता है कि पृथ्वी की जो भूवक्रता है, ठीक है, उस भूवक्रता के कारण जो त्रुटि आती है वो कैसी आती है पॉजिटिव आती है और जो करेक्शन होगा वो कैसा होगा आपका नेगेटिव। क्यों आता है कि मान लीजिए ये आपका स्टाफ है, ठीक है, ये स्टाफ है और यहाँ पर आपने क्या है स्टाफ सेट कर रखा है। ठीक है। तो जब आपकी लेवल सरफेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से, यानी कि जो डैश रेखा जानी चाहिए थी वो आपकी कैसी है इस तरीके से जानी चाहिए इसी के कर्व में। लेकिन हम जो रीडिंग लेते हैं इसमें कैसे लेते हैं इस तरीके से लेते हैं, यानी कि एकदम स्ट्रेट लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा आपका कि रीडिंग होनी चाहिए थी ये वाली, मान लीजिए सी डैश तक की, बी सी डैश होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप ले रहे हैं तो वो क्या होगा बी सी ले रहेंगे। तो आप क्या वैल्यू को ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा मेजर करते हैं तो त्रुटि कैसी होती है आपकी पॉजिटिव। तो इसीलिए इसमें जो त्रुटि आती है कर्वेचर की वजह से वो कैसी आती है पॉजिटिव, और जो आपको संशोधन यानी करेक्शन करना होता है वो कैसे करना होता है नेगेटिव।
नाउ कितनी त्रुटि आती है, वो आती है आपकी 0.0785 डी स्क्वायर, यानी कर्वेचर की वजह से आपकी जो त्रुटि आती है वो आपकी कितनी है 0.0785 डी स्क्वायर आती है ये, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि क्षेत्र यानी कि जो फील्ड है उसमें पूर्व निरीक्षण करने के लिए समतलन की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम किसी भी वर्क को जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई लेबलिंग का यूज़ करते हैं। तो पूर्व निरीक्षण के लिए हम कौन सा करेंगे, आपके फ्लाई लेबलिंग यूज़ करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, भू वक्रता के कारण उत्पन्न त्रुटि का संशोधन का सूत्र होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो करेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपको कितना कहता है 0.0785 डी स्क्वायर। डी क्या होती है, आपकी डिस्टेंस होती है, यानी कि लेंथ हॉरिजॉन्टल में रेखा की। तो आपकी यहाँ पे जो डी की जगह क्या लिखा है, एल दे रखी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आपको जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नाउ जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है कि डिफ्रैक्शन के कारण उत्पन्न त्रुटि का संशोधन फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के कारण कैसी त्रुटि आती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो त्रुटि आती है वो आपकी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। क्यों आती है, क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने सेट किया, ठीक है, और जो आपकी डस्ट रेखा है उसको क्या है स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन डेंसिटी की वजह से जो आपकी डस्ट रेखा होती है वो क्या है नीचे की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये स्टाफ रखा था, ये आपका बी हो गया, ये सी डैश हो गया और ये सी हो गया। आपको जो रीडिंग पढ़नी चाहिए थी वो बी सी पढ़नी चाहिए थी, लेकिन जो डेंसिटी यानी घनत्व की वजह से आपकी जो डैश रेखा है वो क्या है नीचे की तरफ झुक गई है, ठीक है। तो झुकने की वजह से आप जो रीडिंग लेते हैं वो क्या लेते हैं बी सी डैश ले रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आप रीडिंग को कम मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए जो त्रुटि आती है वो कैसी आती है नेगेटिव आती है। और ये जो त्रुटि ली जाती है वो आपकी क्या है कर्वेचर की जो त्रुटि होती है उसका 1/7 लिया जाता है, ठीक है। तो कर्वेचर की त्रुटि कितनी है 0.0785, ठीक है। उसका 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 0.0112 L या डी स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अब झुकाव क्यों होता है, मैंने अभी बताया कि जो आपकी जिधर आपकी कहते हैं जो एयर होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी जिधर को ज़्यादा होती है उसी डायरेक्शन की तरफ आपकी जो डस्ट रेखा होती है वो झुक जाती है। तो ये क्या होगा रिफ्लेक्शन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण समतल में त्रुटि होती है, कैसी होगी नेगेटिव, अभी बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पिछले RL और पहले RL के बीच अंतर यानी कि आपका फर्स्ट RL हो गया, सॉरी लास्ट RL इक्वल टू आपका क्या होगा, सॉरी माइनस फर्स्ट RL, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपका डिफरेंस बिटवीन दी सम ऑफ द बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, यानी कि उनका क्या कहना है कि आपकी जो बैक साइड का सम है और जो इंटरमीडिएट साइड का जो सम है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बैक साइड एंड RL, तो आपका जो इन्होंने कहा है कि जो बैक साइड का सम है और माइनस जो आपका RL है उनके डिफरेंस के बराबर होगी, तो ये भी आपका ऑप्शन बी गलत होगा ना। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड का डिफरेंस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट है कि आपका जो लास्ट RL है और माइनस फर्स्ट RL है, इनका जो डिफरेंस है वो आपको किसके बराबर होगा, बैक साइड के सम और जो फोर साइड का सम है उनके डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि रिफ्रैक्शन करेक्शन और आपका जो कर्वेचर करेक्शन है उनका रेशियो कितना होता है। तो उनका रेशियो अभी कितना होता है 1/7। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेसिप्रोकल लेबलिंग से खत्म होती है कोलिमेशन एरर, कोलिमेशन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर, फुल्ली कोलिमेशन एंड कर्वेचर एरर एंड पार्शली रिफ्रैक्शन एरर। तो आपकी जो रेसिप्रोकल लेबलिंग है उससे आपकी कोलिमेशन और जो कर्वेचर एरर आती है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है और जो आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आती है वो क्या है आपकी पार्शली कहते हैं खत्म होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ लास्ट तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद।